यूट्यूब चैनल दुबे एकेडमी। एजुकेशन की सीरीज में हम आपके लिए क्लास 9 की फिजिक्स लेकर के आए हैं और क्लास की 9 की फिजिक्स में हम कंटिन्यूसली आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट क्लास 9 फिजिक्स। तो ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल दैट देयर इज अ कंप्लीट बुक ऑफ साइंस, यानी कि क्लास 9 में पूरा फिजिक्स का एक पर्टिकुलर बुक नहीं होता है, पूरा एक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वहां पर आपका एक कंप्लीट बुक होता है जिसमें आपका फिजिक्स भी है, जिसमें आपका केमिस्ट्री भी है, जिसमें आपका बायो भी है। ओके, सो इसमें हम जो फिजिक्स पढ़ते हैं वो इन चैप्टर्स के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, यानी क्लास 9 फिजिक्स में ये चैप्टर 8 है, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12 these chapters belongs to physics, यानी कि ये फिजिक्स के चैप्टर्स हैं। इसमें जो आपका चैप्टर 8 है इसमें आपका मोशन आता है, चैप्टर 9 है इसमें आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन आता है, चैप्टर 10 में आपका ग्रेविटेशन आता है, चैप्टर 11 में वर्क एनर्जी एंड पावर और चैप्टर 12 में साउंड। तो these chapters belongs to फिजिक्स, ये फिजिक्स के चैप्टर्स हैं जिन्हें हमें रीड करना है। सो यू कैन मेक अ सेपरेट कॉपी, आप एक सेपरेट कॉपी भी बना सकते हैं फिजिक्स के लिए, सेपरेटली बनाते ही हम लोग फिजिक्स की एक अलग कॉपी बनाते हैं, केमिस्ट्री की अलग बनाते हैं और बायो की अलग बनाते हैं। क्लियर? तो दीज चैप्टर्स बिलोंग्स टू फिजिक्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट चैप्टर 8 दैट इज मोशन। आज हम चैप्टर 8 शुरू करेंगे जिसका नेम है मोशन। ओके, सो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है एज कंपेयर टू अदर चैप्टर, सो वी विल डिवाइड दिस चैप्टर इन 3 लेक्चर। इसको हम 3 लेक्चर में, 3 वीडियो लेक्चर में इसको हम पूरा करेंगे। तो टुडे इज आवर फर्स्ट लेक्चर। ओके, आज हमारा पहला लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में वी विल कवर फॉलोइंग टॉपिक्स। इन टॉपिक्स को हम आज पढ़ेंगे। कौन कौन टॉपिक पढ़ेंगे? हम मोशन एंड रेस्ट पढ़ेंगे, हम रेफरेंस पॉइंट पढ़ेंगे, हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे, हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, हम स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ेंगे और हम एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। लेट्स रेडी स्टार्ट एंड टू डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स। सो नाउ फर्स्ट वी विल स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक दैट इज मोशन एंड रेस्ट। तो मोशन एंड रेस्ट हम शुरू करेंगे। ओके, तो सबसे पहले सवाल आता है व्हाट इज मोशन? मोशन क्या है? ये जो मैं चल रहा हूं, मैं तो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहा हूं, पोजीशन चेंज कर रहा हूं, क्या है? दैट इज मोशन। आप रनिंग करते हैं, आप जंपिंग वॉकिंग करते हैं, क्या है? ये मोशन है। एवरीथिंग सराउंडिंग अस दैट इज मूविंग और डिस्प्लेसिंग इट्स पोजीशन, वो क्या है? मोशन है। कोई भी चीज हो आपकी सराउंडिंग, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, कोई व्हीकल हो, कोई वर्ड हो, कोई एनिमल हो, अगर वो अपना पोजीशन बदल रहा है तो वो क्या है? मोशन। यानी कि इफ अ ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन देन इट इज कॉल्ड मोशन। क्लियर? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन। सिमिलरली रेस्ट क्या है? इफ अ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन देन इट इज कॉल्ड रेस्ट। जैसे मैं एक जगह खड़ा हो गया, आप इस जगह खड़े हो गए, कोई एनिमल कोई व्हीकल एक जगह स्टेशनरी है, दैट इज अनेबल टू मूव, मूव कर रहे हैं, असमर्थ या मूव नहीं कर रहा है, उससे हम क्या बोलेंगे? दैट ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। तो दीज आर द डेफिनेशन ऑफ मोशन एंड रेस्ट। लेकिन इज दिस अ कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ मोशन एंड रेस्ट? क्या ये मोशन एंड रेस्ट की कंप्लीट एकदम ट्रू डेफिनेशन है? तो अगर आपका आंसर है यस, देन यू आर रॉन्ग, आप सही नहीं है। क्यों? बिकॉज मोशन और रेस्ट, मोशन एंड रेस्ट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अनदर फैक्टर। एक दूसरे फैक्टर पर भी ये डिपेंड करते हैं और वो फैक्टर है ऑब्जर्वर का और टाइम का। कैसे? अगर ये ऑब्जर्वर और टाइम ना हो तो वी कैन नॉट एज्यूम मोशन, वी कैन नॉट कैलकुलेट मोशन इन फिजिक्स, उसे हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। कैसे? इसका एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल दूं मैं आपको, ट्रेन और पैसेंजर का एग्जांपल। देखिए, आप लोगों ने कभी ट्रेन में सफर किया होगा। ट्रेन में जब आप सफर करते हैं तो कभी आपने चलती हुई ट्रेन से विंडो के बाहर झांक के देखा होगा आपने, तो आपको दिखता है कि बाहर जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं
जो ट्री है, जो बिल्डिंग्स है, जो कोई भी ह्यूमन बीइंग या कोई एनिमल बाहर स्टेशनरी खड़ा हुआ है, वो आपको लगता है कि पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, लगातार मूव कर रहे हैं। और बाहर जो ऑब्जर्वर है, बाहर जो देखने वाला है, उसे लगेगा कि आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि इल्यूजन है। उसे लग रहा है कि आप चल रहे हैं, आपको लग रहा है वो चल रहा है। तो ये क्या है? ए एक्चुअली मैंने बताया अभी आपको, ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है, यानी कि जो उस ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर बैठा हुआ है, उस पैसेंजर को लग रहा है कि आप मूव कर रहे हैं, बिकॉज क्योंकि वो पर्सन एक ऐसी बॉडी में बैठा हुआ है जो बॉडी मूव कर रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है। तो बाहर के जो ऑब्जेक्ट्स है उनका पोजीशन आपके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, यानी कि दोनों के बीच का गैप बढ़ता जा रहा है, इसलिए उस ऑब्जर्वर को लग रहा है कि आप मूव कर रहे हैं, और उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में आप अपना पोजीशन चेंज कर रहे हो एक पर्टिकुलर पॉइंट से, तो उसको लग रहा है कि आप मूव कर रहे हैं। यानी कि ये जो रेस्ट और जो मोशन है, दैट आर रिलेटिव, एक दूसरे से रिलेट करती हैं, यानी कि ये रिलेटिव टर्म्स है। रिलेटिव मीन्स किससे रिलेट करती हैं? दीज रिलेट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर और टाइम से रिलेट करती हैं। अगर ऑब्जर्वर और टाइम नहीं होगा, देन वी आर अनेबल टू कैलकुलेट मोशन, वी आर अनेबल टू कैलकुलेट रेस्ट, उससे हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई पर्टिकुलर पॉइंट ही नहीं होगा, हमारे पास कोई पर्टिकुलर टर्म्स ही नहीं होगी। जैसे कि मैं यहाँ पर इस तरीके से आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो मैं रेस्ट में हूँ, डेफिनेटली आपको भी लग रहा है रेस्ट में हूँ। लेकिन जो बाहर, जो इस अर्थ के सिस्टम के बाहर जो अदर प्लेनेट पे जो ऑब्जर्वर मुझे देखेगा किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, तो उसे लगेगा कि मैं मूव कर रहा हूँ, बिकॉज क्योंकि मैं अर्थ के ऊपर हूँ, तो पूरी होल बॉडी मूव कर रही है, तो मैं भी मूव करूंगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो बॉडी जो है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, तो वो उसी सिचुएशन में, उसी पर्टिकुलर उसमें पोजीशन में रहेगी। हो सकता है कि दूसरे ऑब्जर्वर को लगे कि वो मूव कर रहे हैं, यानी कि उसकी पोजीशन पर वो डिपेंड करता है। यानी कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, ये रिलेटिव टर्म्स होती हैं। तो व्हाट विल बी द ट्रू डेफिनेशन ऑफ मोशन एंड रेस्ट? मोशन विल बी डिफाइंड एज इफ ऑब्जेक्ट changes its position with respect to time and with respect to observer, then it is called motion. Similarly, rest का क्या होगा? If an object does not change its position with respect to time and with respect to observer, टाइम का फैक्टर हमें चाहिए, टाइम नहीं होगा तो हाउ कैन बी कैलकुलेट मोशन? कैसे करेंगे हम कैलकुलेट कि 1 सेकंड पहले वहां था, 5 सेकंड बाद वहां चला गया, टाइम भी नहीं होगा, तब भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो वी नीड बोथ द फैक्टर्स, टाइम भी चाहिए और ऑब्जर्वर भी चाहिए, तब हम प्रॉपरली मोशन और रेस्ट को हम अंडरस्टूड कर पाएंगे। ओके, सो रेस्ट का मेन स्टेशनरी भी होता है। क्लियर टू ऑल? सो इन दो चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, किसमें? मोशन एंड रेस्ट को कैलकुलेट करने में। क्लियर टू ऑल? नाउ इसके बाद एक और पॉइंट की जरूरत पड़ती है इसको कैलकुलेट करने में। वो क्या है? वो पॉइंट है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट, फॉर एग्जांपल कोई एक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस किया, तो वो कितना डिस्प्लेस किया, हाउ मच पोजीशन, हाउ मच डिस्टेंस। अभी हम पढ़ेंगे डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। हाउ मच डिस्टेंस इट ट्रेवल्ड, कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसके लिए हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए। जैसा कि आपने मैप देखा है, मैप देखिए गूगल मैप में हमने देखा होगा कि जब वहां जहां से हम चलते हैं वहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट, इनिशियल पॉइंट उसको बोलते हैं, और जहां पर हम खत्म होते हैं उसको हम बोलते हैं फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल और फाइनल, यानी कि अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट हमारे पास नहीं होंगे तो वी कैन नॉट कैलकुलेट मोशन। कितना मोशन हुआ, कितना वो डिस्प्लेस हुआ, कितना पोजीशन चेंज किया, उसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। सो स्टार्टिंग पॉइंट्स जनरली इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। जैसे कि मैंने आपसे पूछा आपका घर कितना दूर है, तो आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पूछेंगे कि कहां से कितना दूर है, यानी यू नीड अ प्रॉपर रेफरेंस पॉइंट फॉर कैलकुलेटिंग मोशन। कितना मोशन हुआ, इसके लिए आपको रेफरेंस पॉइंट का जरूरत वहां पर पड़ता है। क्लियर टू ऑल? नाउ इसके बाद अब देखिए, पोजीशन चेंज करने के लिए हम इस तरीके से मैथमेटिक्स का यूज करते हैं और एक नंबर लाइन का यूज करते हैं। इस तरीके से हम एक लाइन बनाते हैं और इसमें बहुत सारे अलग अलग क्रॉस लाइन बनाते हैं
और नीचे हम टाइम को इंडिकेट कर देते हैं और ऊपर पोजीशन को इंडिकेट कर देते हैं। क्लियर? टाइम को हम सेकंड में मेजरमेंट कर लेते हैं और पोजीशन को जनरली मीटर में मेजरमेंट करते हैं, क्योंकि ऐसा ही सिस्टम्स हैं। और भी बहुत सारी क्वांटिटी होती हैं, टाइम के लिए आवर है, मिनट है, पोजीशन के लिए भी सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, बहुत सारी क्वांटिटी होती है, लेकिन ऐसे सिस्टम होते हैं तो इस तरीके से यूज करते हैं। यहाँ से हम दिखा देते हैं, जैसे इसको हमने 0 बोल दिया तो प्लस का 1 2 3 4, पीछे की तरफ जाएंगे तो माइनस का 1 माइनस का 2, यानी कि इस तरफ निगेटिव इस तरफ पॉजिटिव। देखिए मैथमेटिकल लाइन का यूज करते हैं, इस नंबर लाइन आप लोगों ने पढ़ा होगा 6th 7th 8th में, तो वही ये नंबर लाइन है। क्लियर? इस तरीके से यहाँ पर अगर इमेज देखिए आप, इसमें भी आपको एक नंबर लाइन दिख रही होगी। क्लियर? ना इसके बाद अब कितना मोशन हुआ उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ओके, तो इसके लिए भी हैव टू स्टडी टू टर्म्स और दैट टर्म्स आर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए देखिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो डेफिनेटली वो अपना पोजीशन चेंज करेगा, एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। तो हाउ मच डिस्टेंस, हाउ मच मैथमेटिकल वैल्यू इट कवर्स, कितना वो चलेगा, तो इसके लिए वी हैव टू यूज द फॉलोइंग टू कॉन्सेप्ट। डिस्टेंस, सपोज किया एक ऑब्जेक्ट पहले इनिशियल पॉइंट ए पर था, रेफरेंस पॉइंट ए पर था, ए से वो बी तक गया, बी से वो सी तक गया और सी से वो डी तक गया। सपोज किया यहां वो 2 मीटर चला, यहां 3 मीटर चला, यहां पर 4 मीटर चला, तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होगा द एक्चुअल लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो एक्चुअल लेंथ है, रियल लेंथ है, दैट इज डिस्टेंस। यानी कि कितना होगा डिस्टेंस? डिस्टेंस को हम स्मॉल एस से इंडिकेट करते हैं और डिस्टेंस आपका होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ये डी पॉइंट यहां पर है, ये डी यहां पर होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 4 मीटर, यानी कि कितना हो जाएगा 9 मीटर। यानी कि 9 मीटर ये डिस्टेंस कवर किया। ओके, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली फिजिक्स में मोशन को सिंप्लीफाई करने के लिए बनाया गया है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी कार से या अपनी किसी पर्सनल व्हीकल से दिल्ली ट्रेवल करूँ ग्वालियर से, तो मैं कई सारे जिग पाथ फॉलो करते हुए दिल्ली पहुंच जाऊंगा और एट लास्ट मैं बोलूंगा कि मैं ग्वालियर से नॉर्थ की तरफ चला। मैंने बीच के डायरेक्शन नहीं बताया कि मैं किस तरफ टर्न हुआ, किस तरफ जो है मैंने डायरेक्शन चेंज किया। यानी कि अगर ग्वालियर यहां पर है, ये ग्वालियर है और ये दिल्ली है, तो अगर इसके बीच में डिस्टेंस निकालने का बोला जाएगा तो डेफिनेटली डिस्टेंस ये होगी 9 मीटर। हालांकि ये बहुत कम है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए हम यूज कर रहे हैं पैरामीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ होगा। शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगी? दिस विल बी द मिनिमम डिस्टेंस। ए मिनिमम डिस्टेंस होगी, इतना जो है ए डी। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट को भी एस से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एस के ऊपर एरो लगा देते हैं। अभी मैं बताऊंगा एरो क्यों लगाया। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा?
एडी विल बी डिस्प्लेसमेंट। और एडी कितना होगा, एडी को आप चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप निकाल सकते हो। जैसे कि एक लाइन आपने यहां तक खींचा, ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये कितना है 3 मीटर, ये कितना है 2 मीटर, तो यहां तक का कितना हो गया 2, और बाकी का जो बचा ऊपर का ये कितना हो गया 2, तो 3 मीटर और 2 मीटर निकाल सकते हो आप, ये कितना होगा। दिस इज टास्क फॉर यू। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर यूज करके आप मैथमेटिक्स लगा करके इस शॉर्टेस्ट पाथ को आप निकाल सकते हो। ओके, तो दोनों में फर्क आपको समझ आया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको फर्क समझ में आया। डिस्टेंस मैक्सिमम पाथ एक्चुअल पाथ होता है, और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। दोनों का यूनिट सेम होगा, क्योंकि दोनों में ही पोजीशन चेंज हो रही है, तो दोनों का यूनिट क्या होगा, सेम होगा। दोनों का यूनिट क्या होगा, मीटर। मीटर इज द ऐसा यूनिट, लेकिन इसमें डिस्टेंस होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा, और डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसी क्वांटिटी होगा, वेक्टर, यानी कि स्केलर एंड वेक्टर। यानी कि फिजिक्स में एक्चुअली क्या होता है कि फिजिक्स में हम जो जितनी फिजिकल क्वांटिटी होती है, इतनी भी जो क्वांटिटी होती है, उन्हें हम 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक क्वांटिटी एक कैटेगरी होती है स्केलर की, दूसरी कैटेगरी होती है वेक्टर की। स्केलर में कौन आते हैं, जिन क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। जैसे कि इसमें डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई वैल्यू नहीं है, ऑब्जेक्ट कहीं मूव करे, तो इन क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। और भी बहुत सारी क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी, दैट क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। यानी कि जिन क्वांटिटी में कोई डायरेक्शन नहीं होता है उन्हें स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है। और भी कौन सी क्वांटिटी होती है, जैसे मास है, टाइम है, एनर्जी है, डिस्टेंस है, स्पीड है, ये सब स्केलर क्वांटिटी आती है। वेक्टर क्वांटिटी में कौन सी क्वांटिटी आती है, जिनमें डायरेक्शन होती है। जैसे कि मैंने इसके ऊपर एरो लगाया तो डायरेक्शन दिखा रहा है, यानी कि दैट इज पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर मैं इसको डायरेक्शन से इंडिकेट करूंगा, इस तरीके से आपने देखा होगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, इस तरीके से हम दिखाते हैं ना, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट साउथ, साउथ वेस्ट। तो ये किस तरह मूव किया, अगर इस तरीके से इसको देखें तो ये नॉर्थ ईस्ट मूव किया, सॉरी, ए से लेकर के डी तक। यानी कि जिनको, इसलिए इसको हम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। बहुत सारी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स है, मोमेंटम है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। तो ये क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर, दोनों फर्क समझ में आ गया होगा आपको, डायरेक्शन वाली वेक्टर और बिना डायरेक्शन वाली स्केलर। और जिसके ऊपर एरो लगाओ या बहुत ही बोल्ड लेटर बना हो, इस तरीके से डार्क लेटर बना होगा आपकी बुक में, बोल्ड बिल्कुल एकदम। तो अगर कोई लेटर बोल्ड बना है तो बोल्ड लेटर भी इंडिकेट करता है कि पर्टिकुलर क्वांटिटी में डायरेक्शन है, अगर एरो ना लगा हो तब। क्लियर टू ऑल? तो आई होप you will understand the concept of distance and displacement. Clear? Now, इसके बाद अगर हम बात करें मोशन की, तो मोशन हो सकता है बहुत स्लो हो सकता है मोशन बहुत फास्ट हो रहा हो। तो हाउ कैन वी डिटरमाइन मोशन, कैसे उसको हम डिटरमाइन करें, कितना तेज कितना फास्ट। तो जनरली आपने स्पीड वर्ड सुना होगा मोशन में कि स्पीड इतना है, स्पीड कम है, स्पीड ज्यादा है, स्पीड मीडियम है। तो स्पीड से हम मोशन का मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करते हैं। क्लियर? तो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड। इसमें दो चीजें पढ़ते हैं हम, स्पीड और वेलोसिटी लगभग एक जैसे हैं। स्पीड डिस्टेंस से कैलकुलेट की जाती है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से कैलकुलेट की जाती है। तो डिस्टेंस से कैलकुलेट क्या करेंगे हम, स्पीड को। तो स्पीड कैसी क्वांटिटी हो जाएगा, स्केलर। और डिस्प्लेसमेंट से हम किसको निकालेंगे, वेलोसिटी को। तो कैसी क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर। रहेंगी लगभग सेम, लेकिन एक में डायरेक्शन होगा, एक में डायरेक्शन नहीं होगा। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड
वेलोसिटी। देखिए स्पीड क्या होगा, सपोज किया एक कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट 5 मीटर, कोई ऑब्जेक्ट सपोज किया ए ऑब्जेक्ट है और ए ऑब्जेक्ट जो है 5 मीटर या ज्यादा भी ले सकते हैं वैल्यू 15 मीटर सपोज किया 5 सेकंड में कवर करता है, 5 सेकंड में कवर करता है। तो 1 सेकंड में कितना कवर कर रहा है, यानी कि 15 मीटर अगर 5 सेकंड में कवर कर रहा है तो 1 सेकंड में कितना करेगा 15/5 यानी कि 3। तो स्पीड को भी निकालने का यही तरीका है, यानी कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए डिस्टेंस इस बारे में देखें 15 मीटर चला, टाइम 5 सेकेंड। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड। सिंपल तरीके से इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं, स्पीड को हम जो है स्मॉल v से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल v, और डिस्टेंस को s से और टाइम को t से। तो इस तरीके से दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड। इसका यूनिट क्या होगा, डिस्टेंस का क्या होगा मीटर, इसका क्या होगा सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ms इनवर्स, ऊपर चला गया इनवर्स हो गया, यानी कि इसके ऊपर माइनस की पावर आ जाती है जब इनवर्स होता है। तो इसका भी यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस में टाइम का डिवाइड करने पर जो क्वांटिटी आती है पर यूनिट क्वांटिटी आती है, यानी कि एक यूनिट में जो क्वांटिटी आती है दैट इज कॉल्ड स्पीड। ओके, सिमिलरली वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी में आपका क्या रहेगा वेलोसिटी। वेलोसिटी में मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, अभी क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्लियर। और वेलोसिटी को वेक्टर क्वांटिटी है तो v के ऊपर एरो या बोल्ड v बना के लिखेंगे, बहुत ही गहरा v, इस तरीके से इक्वल टू, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी। यूनिट सेम रहेगा मीटर पर सेकेंड, यानी कि ms इनवर्स, यानी कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये फर्क होता है स्पीड में और वेलोसिटी में, क्लियर। यानी कि वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम एंड इट्स ऐसा यूनिट इज सेम मीटर पर सेकेंड, बट इट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस वन इज, यानी कि स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। तो ये फर्क होता है स्पीड में और वेलोसिटी में, क्लियर टू ऑल। नाउ इसके बाद एक यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वर्ड यहां पर हम यूज करते हैं। अभी मैंने आपको इन दोनों के पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन इसका मतलब समझिए यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकती है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, आपका स्पीड वेलोसिटी भी हो सकती है। सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द टर्म यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, क्लियर। देखिए नाउ देखिए यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। अब इसमें यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये सारे टर्म्स आ जाते हैं। अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, सपोज करें जैसे कि मैंने बताया था नंबर लाइन इज द बेस्ट मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग मोशन। यानी कि सपोज किया एक नंबर लाइन है, यहां पर मैं जीरो मान लेता हूं, 0 1 2 3 4 5, 1 2 3
4 5। यहाँ पर मैंने टाइम ले लेता हूँ सेकंड में, यहाँ पर डिस्टेंस ले लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट भी लेना हो तो आप ले सकते हो। देखिए स्ट्रेट लाइन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होती है, यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होगा स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का कोई शॉर्टकट नहीं होगा। अगर एकदम सीधी लाइन है तो डिस्टेंस भी सेम होगी और डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा। सपोज करें ये डिस्टेंस है, यहाँ पर ये मीटर में मैं लेता हूँ। सपोज किया कि एक ऑब्जेक्ट है जो पहले 0 पे था और t इक्वल टू 0 सेकेंड में, फिर वो 1 सेकेंड में यहाँ पर पहुंच गया, 2 पर पहुंच गया। सपोज किया यहाँ पर उसने 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। उसके बाद फिर अगले सेकेंड में, दूसरे सेकेंड में वो 4 पर पहुंच गया, यानी कि उसने यहाँ से 4 मीटर कवर किया 0 से। यहाँ पे देखिए वो जो ऑब्जेक्ट जो ट्रेवल कर रहा है, तो देखो पहले वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया, 1 सेकेंड में वो 2 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकेंड में ही वो 2 मीटर चला, यानी कि यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म है। तो ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। सिमिलरली उसका स्पीड भी हम दिखा सकते हैं, यानी कि इसको हम यूनिफॉर्म स्पीड भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड को भी हम कैसे दिखाएंगे? यहाँ पर कि इफ ऑब्जेक्ट, स्पीड में क्या आता है? डिस्टेंस। इफ ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal intervals of time, and speed of the object is said to be uniform or constant. constant यानी कि एक जैसी, constant speed। अब जैसे इसी का मैं एग्जांपल लेकर के बात करूं तो इसमें आप देखिए 0 पहले 1 सेकेंड में 2 मीटर, तो पहली स्पीड कितनी हो जाएगी? फर्स्ट स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम 1, कितना आ रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड। दूसरे वाले में देखिए स्पीड, सॉरी ये डिस्टेंस का सिंबल होता है, स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो v2 कितना हो जाएगा? 4 अपॉन टोटल डिस्टेंस कितना? रेफरेंस पॉइंट से 4 और टाइम कितना? 2 कितना आ रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ऑब्जेक्ट एक 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो स्पीड कैसे होगा? यूनिफॉर्म, यानी कि वो चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट हो गई। तो इस तरीके से हम यूनिफॉर्म मोशन को और यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म इसका जस्ट अपोजिट होगा। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा कि या तो टाइम सेम नहीं होगा एक पर्टिकुलर इंटरवल में, या टाइम सेम होगा तो डिस्टेंस आपके सेम नहीं होगी। तो देखिए, यानी कि मैं इसी से आपको समझाऊं नॉन यूनिफॉर्म का, तो देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन and non-uniform speed, इसमें क्या होगा? यानी कि आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि देखिए मैंने यहां पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। टाइम, पहले जो ऑब्जेक्ट था वो 0 सेकेंड में 0 पर था, 0 पोजीशन पर था। उसके बाद 1 सेकेंड में वो 2 मीटर चला,
फिर अगले 1 सेकंड में वो 1 मीटर चल के इस लाइन पे 3 मीटर कवर किया। फिर अगले 1 सेकंड में उसने यहां से 3 प्लस यानी कि रेफरेंस से देखेंगे तो 6 मीटर कवर किया। यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उसका जो है स्पीड जो है, जो डिस्टेंस ट्रेवल करने का जो तरीका है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि वो कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक जैसा नहीं है। यहाँ पर अलग था, यहाँ पर अलग हो गया, हो सकता है आगे और भी अलग हो जाए। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है सेम टाइम में, या सेम डिस्टेंस अलग अलग टाइम में कवर कर रहा है, एक ही बात है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर हम किसी पर्टिकुलर व्हीकल में, किसी कार में एक ही स्पीड से चल रहे हैं, कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल रोड एकदम नीट एंड क्लीन है, कोई ब्रेकर नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, तो बिल्कुल हमारी स्पीड बिल्कुल सेम होगी, यूनिफॉर्म होगी। लेकिन अगर ब्रेकर है, रोड में बहुत ट्रैफिक है, तो बीच में हम ब्रेक लगाएंगे, स्पीड कहीं पर ज्यादा रोड खाली होगा तो वहां पर हम एकदम तेज कर देंगे, तो वहां पर आपका स्पीड एकदम बढ़ेगा, कहीं कहीं घटेगा, तो वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्लियर? तो नॉन यूनिफॉर्म आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस in equal interval of time or equal distance in unequal interval of time, then motion of the object is said to be non-uniform. Similarly, speed में भी कोई distance वाला concept लगाएंगे। If object covers unequal distance in equal intervals of time or unequal टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करें। जैसे क्या करें, हम यहाँ पर स्पीड निकालें तो देखिएगा, पहले जब हम स्पीड निकालेंगे तो v1 पहले वो 1 सेकेंड में कितना कवर कर रहा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम 2/1, तो कितना स्पीड निकल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। दूसरा वाला निकालें तो वो 3 मीटर चल रहा है 2 सेकेंड में, यहाँ पे कितना आएगा, डिवाइड लगाओगे तो ये आपका 2/2 और कैरी 1 to 5/10 चेंज हो गया, यानी कांस्टेंट नहीं है। सिमिलरली यहां से निकालोगे फिर बदल जाएगा, यानी कि आपका ये नॉन यूनिफॉर्म वाले केस में आएगा। तो इस तरीके से हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली यहां पर जो स्पीड था इसको हम वेलोसिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी में केवल क्या आ जाएगा, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, ओनली शॉर्टेस्ट पाथ में डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा। यानी कि जहां पर हम वर्ड डिस्टेंस यूज कर रहे थे वहां पर अब हम वर्ड डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं, तो केवल डेफिनेशन में फर्क आएगा, बाकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। यानी कि इसको हम चाहें तो एरो लगा करके भी, वेलोसिटी बना करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर भी हम डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं, यूनिट भी सेम होगा और वेक्टर क्वांटिटी का फर्क होगा। यानी कि इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, then the velocity of the body is said to be uniform, or if an object covers an equal distance in equal intervals of time or equal distance in unequal intervals of time, then velocity of the body is said to be non-uniform। तो इस तरीके से हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। नाइन्थ क्लास में आए आप लोग, फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं अलग से जो है, जबकि अभी तक क्या होता था कि 8th तक हम कंप्लीट साइंस में मतलब इस तरीके से क्लास नहीं करते। नाउ देयर इज अनदर टर्म्स। अच्छा, आपने
कभी एक वर्ड सुना है एवरेज स्पीड का? एवरेज स्पीड, वी एवरेज। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका पहले स्पीड अलग था, बाद में अलग हो गया, फिर एट लास्ट अलग हो गया। ऐसे पढ़ा है आपने? एवरेज कैसे निकालते हैं? क्रिकेट में देखा है आपने? रन रेट कैसे निकालते हैं? टोटल निकाल करके कितना रन बनाया, कितनी बॉल में रिवार्ड लगा करके इसे निकालते ना एवरेज। ऐसे ही अपनी स्पीड निकालते हैं। कुछ नहीं होता, सिंपल होता है। जैसे हमारा जो स्पीड का फॉर्मूला कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें क्या आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, एस टोटल अपॉन टी टोटल, यानी कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो उससे क्या बोलेंगे हम? एवरेज स्पीड। यूनिट सेम रहेगा, यूनिट में कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट सेम रहेगा। क्लियर? नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? नाउ एक्सेलरेशन हिंदी में इसको बोलते हैं त्वरण। एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेट कर रहे हैं वो। एक्सीलरेटर बढ़ाते हैं, गाड़ी में देखा है आपने? सुना या देखा नहीं होगा तो सुना तो होगा। एक्सेलरेट करती है कोई व्हीकल, हम एक्सेलरेट करते हैं, स्पीड एकदम बढ़ा देते हैं, एकदम चलते हैं तो तेज चलने लगे, दौड़ रहे हैं तो एकदम बहुत तेज दौड़ने लगे, तो वो क्या होता है? वो एक्सेलरेशन होता है। यानी कि एक्सेलरेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? हाउ कैन वी डिफाइन एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन को डिफाइन करने का एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। इफ अ बॉडी that is in motion changes its velocity continuously, या सिंपल वर्ड में, बहुत ही एक सिंपल एंड स्वीट लैंग्वेज में अगर हम बोले तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगाते हैं। कुछ लोग स्पीड का भी डेफिनेशन लिख देते हैं, हालांकि वो ठीक नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से हम सारे कैलकुलेशन करते हैं फिजिक्स में। जनरली जो भी बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं, डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट वहाँ पर मोस्टली यूज होता है, इसलिए हम वेलोसिटी को हमको लेना पड़ता है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज, रेट किसके साथ चेंज होता है? टाइम के साथ। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना स्पीड बढ़ाता जा रहा है तो वो कितने रेट से बढ़ा रहा है, एक सेकंड में कितना बढ़ा रहा है, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो आती है दैट न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि इसको हम ए से इंडिकेट करते हैं, और चेंज इन स्पीड, स्पीड चेंज जो मैंने बताया था आपको, स्पीड को बी से इंडिकेट करते हैं, लेकिन यू से भी करते हैं। वी का मतलब होता है फाइनल और यू का मतलब होता है इनिशियल। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज कैसे निकालते हैं? जैसे कि पहले 5 था, फिर 10 हो गया, तो कैसे निकालेंगे? 10 माइनस 5, 10 माइनस 5, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। वेक्टर क्वांटिटी होते हैं तो इनके ऊपर एरो लगाना पड़ेगा हमें। तो वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज करके एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, और v या u v की बात है, इनिशियल फाइनल है। v का वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, और टाइम का सेकेंड। जब ये सेकेंड नीचे आएगा तो एक सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या ms माइनस 2। क्लियर? तो इस तरीके से हम एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव। पॉजिटिव कैसे? अगर v बढ़ा है, यानी कि फाइनल बढ़ी है, स्पीड बढ़ा दी, सपोज किया पहले 15 हो गई, पहले 5 थी, कितना बढ़ा? 10 अमाउंट में बढ़ा, तो इसका जो ओवरऑल वैल्यू आएगा 50 माइनस 5 कितना आएगा? 10। कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को हम क्या बोलेंगे? स्पीड, उसका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, तो उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और अगर एक्सेलरेशन घट रहा है, यानी कि इसका वैल्यू, इसमें क्या होगा? इसमें होगा v इज ग्रेटर देन u, और इसमें होगा v इज लेस देन u। यानी कि पहले था 15, फिर बाद में 5 हो गया, तो 5 माइनस 15 फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना हो जाएगा?
माइनस का 10, यानी कि अब नेगेटिव हो रहा है एक्सेलरेशन, तो वो किसको बताएगा, रिटार्डेशन को। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन, तो वहां पर वो क्या होगा, रिटार्डेशन हुआ। तो इस तरीके से हम एक्सेलरेशन को फिजिक्स में डिफाइन करते हैं। क्लियर। एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर वेलोसिटी के चेंज होने का रेट सेम है, यानी कि पहले 1 सेकंड में भी सेम था, अगले 1 सेकंड में भी सेम रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, अगले 1 सेकंड में भी सेम रेट से चेंज हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और अगर अलग अलग टाइम में अलग अलग वेलोसिटी बदल रही है, कहीं पर बढ़ रही है, कहीं पर घट रही है, कहीं पर एकदम बहुत ज्यादा बढ़ गई, एकदम बहुत ज्यादा घट गई, यानी कि वेरिएबल बोलते हैं, वहां पर हम वेरिएबल वर्ड यूज करते हैं। अगर अलग अलग टाइम में अलग अलग वेलोसिटी बदल रही है, यानी एक्सेलरेशन डिफरेंट है हर यूनिट टाइम में, तो वहां पर हम बोलेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्लियर। तो इस तरीके से हम एक्सेलरेशन को भी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म में क्लासिफाई कर लेते हैं। डू यू अंडरस्टैंड, समझ गए ना। कैसे कर लेते हैं, अगर हर यूनिट टाइम में, यानी कि हम निकालते कैसे हैं, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अगर हर यूनिट टाइम में, यानी कि हर डिवाइड करने के बाद सेम वैल्यू आ रही है वेलोसिटी की, तो वो यूनिफॉर्म है, एक जैसा है, कांस्टेंट है। लेकिन अगर हर यूनिट टाइम में, यानी कि डिवाइड करने पर अलग अलग वैल्यू आ रही है हर वेलोसिटी की, तो वहां पर क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। और नॉन यूनिफॉर्म को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म को हम बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स कुछ चेंज हो रहा होता है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल दिस कॉन्सेप्ट, और आगे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए फर्दर वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।